ठीक है, वाल्व के डिस्फंक्शन की वजह से भी हो सकता है हार्ट फेलियर, जैसे एंडोकार्डाइटिस की वजह से, या फिर ये जब अचानक से हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसके बाद भी हार्ट फेलियर हो सकता है, इवन अगर हार्ट नॉर्मल है किसी का। जब फेलिंग हार्ट जो है वो इतना लॉन्गर एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो उसमें जो है एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा उसका एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसका वीनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो पंप नहीं कर पा रहा आगे ब्लड। तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट होगा, इतना काफ़ी नहीं होगा, कम होगा। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड फेलियर, क्योंकि कार्डियक आउटपुट नहीं निकल रहा, आगे नहीं जा रहा ब्लड, तो फॉरवर्ड फेलियर कहेंगे। तो ये जो है ना ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनी होता है इंक्रीज कंजेशन हमारे वीनस सर्कुलेशन की, क्योंकि पीछे जाएगा कंजेशन होगी। तो ये फेलियर जो है ये मतलब अकम्पनी होगा विद ए बैकवर्ड फेलियर, क्योंकि पीछे कंजेशन हो रही है, तो इसको हम बैकवर्ड फेलियर कहेंगे। तो आल्दो रूट प्रॉब्लम जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वो टिपिकली डेफिशिएंट कार्डियक फंक्शन है, जो कि वर्चुअली हर एक ऑर्गन जो है इवेंचुअली अफेक्ट होगा बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फेलियर, दोनों हो रहे हैं तो उनकी वजह से हर एक ऑर्गन थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा जितना भी, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कह रहा है कि अटेम्प्ट्स टू कंपनसेट फॉर द रिड्यूस्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, ठीक है, जाहिर सी बात उसको कंपनसेट भी करना है, तो उसको मतलब उसकी कैपेसिटी मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कम हो गई है उसको, और हीमोडायनेमिक बर्डन जो बढ़ गया है उसके साथ कंपनसेट करेगा कैसे, कुछ सेवरल होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स के थ्रू। सबसे पहले है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब देखिए इंक्रीज हमारा एंड डायस्टोलिक जो फिलिंग वॉल्यूम है वो हमारे हार्ट को डायलेट कर देगा। अब हार्ट डायलेट हो गया तो कार्डियक के जो मायोफाइबर्स हैं ना उनकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अब ये मतलब खिंच जाएंगे मतलब स्ट्रेच हो जाएंगे। अब ये लेंथन फाइबर्स जो हो गए हैं ये और ज़्यादा फोर्सिबली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा कार्डियक जो आउटपुट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उनकी फोर्सफुली अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर डायलेटेड वेंट्रिकल एबल है टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट बाय दिस मीन्स, मतलब इस तरीके से अगर वो कर जाता है वो वेंट्रिकल, तो पेशेंट को हम कहेंगे कि वो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में है, ये टर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हाउएवर अगर वेंट्रिकुलर डायलेशन जो है वो ऐसी है, वेंट्रिकल इतना डायलेट कर रहा है कि मतलब और ज़्यादा वॉल पे टेंशन बढ़ रहा है और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी और ज़्यादा बढ़ रही है, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हमारे मायोकार्डियम पे, तो इससे क्या होगा कि टाइम के साथ साथ जो फेलिंग मसल है अब ये इतना एबल नहीं है कि वो नो लॉन्गर एबल टू प्रोपेल सफिशेंट ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, और पेशेंट को डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अब क्या करेगा होम्योस्टेसिस में, अकोमोडेशन ऑफ द न्यूरो ह्यूमरल सिस्टम्स। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज जैसे नॉर एपिनेफ्रिन का हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देगा, और ये मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टाइलिटी को भी ऑगमेंट करेगा, हेल्प करेगा, और वास्कुलर रेजिस्टेंस को भी। एक्टिवेशन हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की, रास सिस्टम की जो है वो स्पर करेगी वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन, यानी ये हमारे सर्कुलेटरी वॉल्यूम को ऑगमेंट करेंगी और हमारी वास्कुलर टोन को भी बढ़ा देंगी। रास सिस्टम रिलीज हमारे एट्रियल नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का एक्ट करता है कि हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को बैलेंस करेगा डायूरेसिस के थ्रू, क्योंकि ये डायूरेसिस कराता है, और वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स की रिलैक्सेशन करवाएगा। तो ये न्यूरो ह्यूमरल सिस्टम्स की एक्टिवेशन भी होगी। देन है मायोकार्डियल स्ट्रक्चरल चेंजेस, कौन से आएंगे, जिसमें आ जाता है ऑगमेंटेड मसल मास। तो देखिए कार्डियक हमारे मायोसाइट्स जो है ना वो अडाप्ट कर जाएंगे कि उनका जो है वर्कलोड क्योंकि बड़ा है उन पे ज़्यादा हुआ है, तो वो एडाप्टेशन होगी उनकी, कैसे कि मतलब वो असेंबली हो जाएगी न्यू सार्कोमेयर्स की। तो ये जो चेंज है ना ये मायोसाइट की इनलार्जमेंट के साथ हो जाएगा, यानी नए सार्कोमेयर्स असेंबल होंगे और मायोसाइट बड़ा हो जाएगा, यानी हमारे मायोसाइट्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो अगर हम 11.1 फिगर में देखें तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इन फिगर्स में जो है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखाई गई है। सबसे पहले ये ए फिगर देखें तो इसमें जो है ना प्रेशर हाइपरट्रॉफी दिखाई गई है, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुई है।
यानी इसकी यहाँ पे आउटफ्लो को कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से जो है देखिए ये इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, ये लोअर राइट साइड पे, यानी ये हमारी राइट साइड है, मतलब ये जो है यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया गया है, ठीक है, इन द अपाइकल 4 चैम्बर व्यू ऑफ द हार्ट। अब अगर ये बी फिगर देखें तो इसमें ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखाई गई है विथ एंड विदाउट द डायलिटेशन, ठीक है, डायलिटेशन के साथ और उसके बगैर। ये हम ट्रांसवर्स हार्ट का सेक्शन देख रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल हार्ट के साथ, जो कि ये बीच में दिखाया गया है, तो प्रेशर हाइपरट्रॉफी जो हार्ट्स हैं, जो कि अभी हम यहाँ पे देख के आए, ये वाला प्रेशर हाइपरट्रॉफी की वजह से जो हार्ट हो जाता है, तो उसमें जो है ना मास बढ़ जाता है और वेंट्रिकल की जो वाल होती है ना, ये भी थिक हो जाती है। जबकि हाइपरट्रॉफीड और डायलेटेड हार्ट की अगर हम बात करें, जो हाइपरट्रॉफी भी हुआ और डायलेट भी हुआ है, जो कि यहाँ पे राइट में दिखाया गया है, तो इसमें ना मास तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन थिकनेस इसकी नॉर्मल रहती है, मास बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए सी फिगर पे, तो इसमें जो है नॉर्मल मायोकार्डियम हमें नज़र आ रहा है। नॉर्मल मायोकार्डियम ऐसा होता है, जबकि ये डी फिगर देखें तो इसमें हाइपरट्रॉफिड मायोकार्डियम दिखाया गया है, जो कि ये दोनों एक ही मैग्नीफिकेशन के हैं, यहाँ पे बस हाइपरट्रॉफिड दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए नोट करें कि इसमें ना दोनों सेल का साइज़ भी और न्यूक्लियर का भी जो साइज़ है ना, हाइपरट्रॉफिड मायोसाइट्स में बढ़ जाता है, ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे मायोकार्डियल स्ट्रक्चरल चेंजेस की, कि मतलब मास वगैरह बढ़ जाता है, मायोसाइट इलाज हो जाता है। तो अब कह रहे हैं कि प्रेशर ओवरलोड वाली जो स्टेट्स होती हैं, यानी कि प्रेशर ओवरलोड है, जैसे हाइपरटेंशन है या वाल्वुलर स्टेनोसिस हो गई है, तो अब जो नए सार्कोमेर्स होते हैं वो ऐड होते जाएंगे पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मायोसाइट्स एडजेसेंट टू द एग्जिस्टिंग सार्कोमेर्स, उनके साथ साथ नए वाले ऐड करते जाएंगे, असेंबली होगी इनकी, ठीक है। अब जो ग्रोइंग मसल फाइबर्स है उसका डायमीटर जो है वो थस रिजल्ट करेगा इन कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। द वेंट्रिकुलर वॉल थिकनेस जो है वो भी बढ़ेगी, लेकिन जो साइज है चैम्बर का वो नहीं बढ़ेगा। मतलब चैम्बर मतलब उतना ही रहेगा, वो तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी थोड़ी हुई है। बस उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसमें नए सार्कोमेर्स ऐड हुए हैं, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, कंसेंट्रिक जिसको हम कह रहे हैं हाइपरट्रॉफी, उसकी थिकनेस जो है वेंट्रिकल की वॉल की वो ज़्यादा होगी। तो ये होगा प्रेशर ओवरलोड वाली स्टेट्स में, जैसे हाइपरटेंशन और वाल्वुलर स्टेनोसिस। अब अगर बात करें वॉल्यूम ओवरलोड वाली स्टेट्स हैं, जैसे कि अगर वाल्वुलर रीगर्जिटेशन हो रही है, बैक फ्लो हो रहा है वापस ब्लड का चैम्बर के अंदर, या शंट्स की प्रेजेंस है, तो अब जो नए सार्कोमेर्स हैं वो ऐड होंगे इन द सीरीज़ विद द एग्जिस्टिंग सार्कोमेर्स। वहाँ पे याद रखिएगा कि पैरेलल ऐड होंगे लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मायोसाइट पे, यहाँ पे सीरीज़ में जो है वो सार्कोमेर्स बिल्कुल इस तरह ऐड होंगे एग्जिस्टिंग सार्कोमेर्स के साथ। तो जो मसल फाइबर्स की लेंथ है ना, ये इस केस में इंक्रीज़ होगी, लेंथ याद रखना है आपने, इसमें वॉल्यूम ओवरलोड में बढ़ेगी। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, वेंट्रिकल डायलेट कर जाएगा। अब डायलेट करेगा तो उसके नतीजे में वॉल की थिकनेस भी जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। नॉर्मल भी हो सकती है वॉल की थिकनेस, या फिर वो इवन कम भी हो सकती है उसकी थिकनेस। तो थस हार्ट का वेट जो है रादर देन उसकी थिकनेस, वो बेस्ट मेजर होता है हाइपरट्रॉफी का। यानी जो हार्ट का वेट है यही बेस्ट मेजर है कि हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हाइपरट्रॉफी का वॉल्यूम ओवरलोडेड हार्ट में, कि वॉल्यूम ओवरलोडेड जो स्टेट्स हैं जैसे वाल्वुलर रीगर्जिटेशन या शंट्स में कितनी हाइपरट्रॉफी हुई है, तो हम हार्ट के वेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं बनिस्बत उसकी थिकनेस देख के। अब आ जाए, कह रहा है कि कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी जो है ये कम्स एट अ कोस्ट। द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हाइपरट्रॉफिक मायोकार्डियम आर एम्पलीफाइड ओइंग टू द इंक्रीज मायोकार्डियल सेल मास। यानी सेल मास बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए अब कंपनसेटेड हाइपरट्रॉफी को। तो क्योंकि मायोकार्डियल के कैपिलरी जो बेड्स होते हैं वो एक्सपेंड नहीं करते इन अ स्टेप विद द इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड्स, तो मायोकार्डियम जो है ना वो वल्नरेबल हो जाता है इस्कीमिक इंजरी की तरफ, ठीक है, क्योंकि उसके कैपिलरी बेड तो नहीं ना बढ़े क्योंकि कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी में। तो हाइपरट्रॉफी जो है ये आल्सो टिपिकली एसोसिएटेड होता है एल्टर्ड पैटर्न्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेमिनिसेंट ऑफ द फीटल मायोसाइट्स सच एज चेंजेस इन द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मायोसिन हैवी चेन प्रोड्यूस्ड। तो मतलब इनमें जीन एक्सप्रेशन का भी थोड़ी एल्ट्रेशन आ जाती है। तो अब ये एल्टर्ड जो जीन एक्सप्रेशन है ना, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द चेंजेस इन द मायोसाइट फंक्शन। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी।
अब रेट का बढ़ जाना और फोर्स भी बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन भी वो फोर्सफुली कर रहा है, तो दोनों जो हमारे कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हायर कार्डियक ऑक्सीजन कंजप्शन भी तो करवाएगा ना, उसको खुद भी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो in the face of ischemia and chronic increase in the workload, other pathologic changes eventually supervene, including the myocyte की apoptosis भी हो सकती है, cytoskeletal alterations, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ज़्यादा हो जाना, उसकी डिपोजिशन ज़्यादा हो जाना। ठीक है, अब पैथोलॉजिक जो कंपनसेटरी कार्डिक हाइपरट्रॉफी है, ये कोरिलेट हुई है विद द इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी के साथ। इंडीड कार्डिक हाइपरट्रॉफी इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर सडन कार्डियक डेथ। इससे जो है कार्डिक हाइपरट्रोफी से सडन कार्डिक डेथ भी हो जाती है। बाय कंट्रास्ट वॉल्यूम लोडेड जो हाइपरट्रोफी हमने पढ़ी, जो कि रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज से भी इंड्यूस होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है हार्ट का, वॉल्यूम लोडेड हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसको हम फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोफी भी कहते हैं, हमने थर्ड ईयर में भी पढ़ा था। तो ये टिपिकली अकम्पनी होती है कि इसमें ना हमारी जो कैपिलरी की डेंसिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो हार्ट रेट जो है वो रेस्टिंग हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, डिक्रीज़ होगा, और ब्लड प्रेशर भी। तो इस तरह की जो फिजियोलॉजिक एडाप्टेशंस होती हैं ना, ये ओवरऑल हमारी कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी को और मोर्टेलिटी को कम कर देती हैं। ठीक है, तो इन कंपैरिजन स्टैटिक एक्सरसाइज, जैसे कोई स्टैटिक एक्सरसाइज करे, एरोबिक ना करे, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गई, तो ये एसोसिएटेड होती है प्रेशर हाइपरट्रॉफी के साथ। तो इसके उस तरह के इतने बेनिफिशियल सेम इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो अब हार्ट फेलियर में सबसे पहले हम लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर पढ़ लेते हैं डिटेल में, उसके बाद राइट पढ़ेंगे। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर में कह रहा है कि हार्ट फेलियर जो है ये अफेक्ट कर सकता है प्रीडोमिनेटली हमारी लेफ़्ट या राइट साइड ऑफ द हार्ट को, या फिर ये जो है दोनों साइड्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अब जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं लेफ़्ट साइडेड कार्डियक फेलियर के, वो होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो अब इस लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर के मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? एक तो अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है, या सिस्टेमिक जो है हाइपरटेंशन है, इसके अलावा माइट्रल या फिर एओर्टिक जो वाल्व्स हैं हमारे, उनकी कोई डिजीज़ है, इसके अलावा मायोकार्डियम की कोई प्राइमरीली डिजीज़ है, जैसे अमाइलोइडोसिस की वजह से भी होता है। तो मॉर्फोलॉजिक और जो क्लिनिकल इफेक्ट्स होते हैं इस लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, ये स्टेम करते हैं जब डिमिनिश्ड सिस्टेमिक परफ्यूजन हो, यानी आगे ही ब्लड नहीं जाएगा, सिस्टेमिकली परफ्यूजन ही सही से नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से, और इसके अलावा एलिवेटेड बैक प्रेशर की वजह से विद इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये पल्मोनरी से आ रहा है ना, तो अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है वो बैक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये आगे पंप ही नहीं करेगा। तो उनकी वजह से मॉर्फोलॉजिक और क्लिनिकल हमें फीचर्स मिलेंगे। तो अब सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। हार्ट की अगर बात करें तो ग्रॉस जो कार्डियक फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी वो डिपेंड करती हैं अंडरलाइंग डिजीज़ प्रोसेस पे। ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो ग्रॉस फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी तो अंडरलाइंग डिजीज़ प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुई है, उसकी वजह से मतलब हुआ है, या वाल्वुलर डिफॉर्मिटीज़ मौजूद हैं, तो वो उन पे। सिवाय जब फेलियर हो माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस की वजह से, या फिर रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज पे की वजह से, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इनके अलावा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, वो यूजुअली हमें हाइपरट्रोफिड मिलता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल डायलेटेड भी होता है। ठीक है, हाइपरट्रोफिड और डायलेटेड, कभी कभार मैसिवली डायलेटेड होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन जो है ना, इसके नतीजे में माइट्रल इंसफिशेंसी होगी। ये देखिए ना, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी भी हो गई, डायलिटेशन हो गई, जिसकी वजह से ये जो माइट्रल वाल होता है इसकी इनसफिशिएंसी होगी, और ये रीगर्जिटेशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट एट्रिया भी जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एसोसिएटेड होता है इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी इसकी वजह से। अब जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होंगे हार्ट फेलियर के, वो हमें नॉन स्पेसिफिक मिलते हैं, जिनमें प्राइमरीली जो है मायोसाइट की हाइपरट्रोफी मिलती है इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ऑफ द वेरिएबल सिवियरिटी के साथ। मायोसाइट हाइपरट्रोफी कर गया और उसके इंटरस्टिशियल में फाइब्रोसिस होगी थोड़ी बहुत। अब सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस बैकग्राउंड मे बी द अदर लेशंस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर। एग्जाम्पल कोई रिसेंट या ओल्ड हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी मिल सकता है। अब आ जाए लंग्स की मॉर्फोलॉजी में, इसमें हमें क्या मिलेगा, जो अक्यूट ये लेफ्ट साइड हम हार्ट फेलियर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्योंकि हमने पढ़ा कि पल्मोनरी वेन्स में जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ट्रांसमिट होगा बैक टू द कैपिलरीज की तरफ, और इसके अलावा आर्टरीज ऑफ द लंग्स की तरफ ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा, तो क्या होगा नतीजे में कंजेशन और इडीमा हो जाएगी, एज वेल एज प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगी।
क्यों होगी? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वेन्यूल्स ऑफ द विजरल प्लूरा में बढ़ जाने की वजह से। वो प्लूरा जो लंग्स को सराउंड कर रही है ना, तो उसमें जो उसकी जो वेन्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगी। अब लंग्स जो है वो हमें हैवी मिलेंगे। अब लंग्स की ये पिक्चर है, हैवी होंगे, बॉगी, और माइक्रोस्कोपिकली हमें उनमें पेरिवास्कुलर एंड इंटरस्टिशियल ट्रांसडुएट मिलेगा। एल्वियोलर सेप्टल इडीमा हो जाएगा लंग्स में, और इडीमा फ्लूइड जो है ना वो उन एल्वियोलर स्पेसेस में एक्यूमुलेट कर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोनिक हार्ट फेलियर में क्या होगा कि वेरिएबल नंबर ऑफ हमें रेड सेल भी मिलेंगे जो कि लीकी कैपिलरीज में से एक्सट्राविजेट करके एल्वियोलर स्पेसेस में आ गए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एडिमा फ्लूइड आ गया है ना, तो उनमें रेड सेल्स भी आ जाएंगे क्रोनिक केसेस में। सब्सिक्वेंट जो है वो ब्रेक डाउन रेड सेल्स का और हीमोग्लोबिन जो है वो लीड करेगा टू द अपीयरेंस ऑफ द हीमोसिड्रिन लेडन एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ये हमें मिलेंगे जिनको हम कहते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये असल में हीमोसिड्रिन लेडन एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये जो है रिफ्लेक्ट करेगा प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ पल्मोनरी इडीमा को। यानी अगर हमें ये हार्ट फेलियर सेल्स मिल गए तो इससे हमें पता चलेगा कि इसको पहले ही बार बार पल्मोनरी इडीमा होता रहता है। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब ये जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर है जिसमें क्लिनिकल फीचर्स शोन है। देखिए, डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है ऑन एक्सर्शन जो कि होती है, ये यूजुअली अर्लीस्ट और बहुत ही सिग्निफिकेंट सिम्टम होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का। इसके साथ साथ खांसी भी कॉमन है, खांसी होना, और कॉन्सिक्वेंस मतलब खांसी क्यों हो रही है, ये फ्लूइड जो आ गया है ना एयर स्पेसेस में एज अ ट्रांसफ्लूइड बन के, उसकी वजह से उसको खांसी भी होगी। तो जैसे ही फेलियर प्रोग्रेस करेगा हार्ट फेलियर, तो पेशेंट जो है वो उसको डिस्निया होता जाएगा रिकम्बेंट, यानी रिकम्बेंट जब होगा उस पोजीशन में भी उसको डिस्निया होगा, इस पोजीशन में, ठीक है, बेंडेड पोजीशन में, या जब वो लेटेगा और थोपनिया इसको कहेंगे। तो ये हो रहा है क्यों? क्योंकि जो सुपाइन पोजीशन है, जब वो लेटता है पेशेंट, तो उसमें उसका जो वीनस रिटर्न है वो ज़्यादा होगा, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से जो है उसकी वजह से उसका वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा। और ये जो है इसके अलावा रिकम्बेंट पोजीशन में जो है उसका डायाफ्राम भी एलिवेट हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको डिस्निया होगा। अब ऑर्थोपनिया जो है ये टिपिकली रिलीव हो जाएगा जब पेशेंट बैठेगा या फिर वो खड़ा हो जाएगा, तो उससे उसको रिलीव होगा। तो पेशेंट यूजुअली जो है वो सेमी सीटेड पोजीशन में लेटना सोना पसंद करते हैं, आधे बैठे होते हैं आधे लेटे, जिस तरह सेमी सीटेड होती है ना पोजीशन उसमें। तो पेशेंट्स को एक और कंडीशन होगी जिसको हम कहते हैं पैरोसिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया। ये एक पार्टिकुलरली एक ड्रामेटिक फॉर्म है ब्रेथलेसनेस की, जो कि पेशेंट्स को नींद से जगा देती है एक्सट्रीम डिस्निया की वजह से। और ये डिस्निया जो है उनको घुटन से उनको महसूस होगी, सफोकेशन उनको होगी उस डिस्निया की वजह से, तो उसको कहते हैं पैरोसिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया। बाकी जो मैनिफेस्टेशन होंगी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, उसमें आ जाता है कि उनकी जो हार्ट है वो इनलार्ज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमेगैली, टेकीकार्डिया होगा उनको, और थर्ड हार्ट साउंड जो है S3 वो मिलेगी। इसके अलावा फाइन रेल्स एट द लंग बेसिस, जो कि ओपनिंग ऑफ द एडिमेटस पल्मोनरी एल्विलाई की वजह से हमें सुनाई देंगी। रेल्स एट द लंग बेसिस, उसकी बेस पे लंग की। विथ प्रोग्रेसिव वेंट्रिकुलर डायलेशन अगर जैसे जैसे होती जाएगी, तो पेपिलरी मसल्स जो होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे आउटवर्ड, और वो माइट्रल रीगर्जिटेशन करवा देंगे, और सिस्टोलिक मरमर होगा, ठीक है, ये भी सुनाई देगा। अब सब्सिक्वेंट क्रोनिक डायलिटेशन जो है लेफ्ट एट्रियम की, हमने पढ़ा पीछे कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन भी करवा देगी, जो कि मैनिफेस्ट होता है कि हमें इर्रेगुलर हार्ट बीट मिलेगी। इर्रेगुलर याद रखना है, ये एक किस्म की हार्ट बीट है जो कि बेड साइड टेक्निक में आपने हार्ट वाले यूनिट में पढ़ा होगा। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमें मिलता है। तो इस तरह की जो अनकोऑर्डिनेटेड केओटिक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, ये एट्रियल की कॉन्ट्रीब्यूशन को कम कर देगी टू द वेंट्रिकुलर फिलिंग की तरफ, तो उसके नतीजे में वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ना, ये ऑल्सो ब्लड की स्टेसिस करवा देगी, पार्टिकुलरली एट्रियल अपेंडेज में। फ्रीक्वेंटली इसके नतीजे में जो है ना थ्रोम्बाई की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि इम्बोलाई को शेड करेगा और स्ट्रोक करवा सकता है, और इसकी मैनिफेस्टेशन जो है इन्फेक्शंस हो जाएंगे बाकी ऑर्गन्स में भी, क्योंकि वो इम्बोलाई बन गए हैं। ये सारा एट्रिया कर रहा है क्योंकि उसमें स्टेसिस वगैरह हो रही है, ठीक है। अब है कि डिमिनिश्ड अब कार्डिक आउटपुट की वजह से
रीनल परफ्यूजन भी कम हो जाएगी, पेशेंट की रीनल परफ्यूजन, तो उसके नतीजे में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस स्टिमुलेट होगी, ट्रिगर होगी, तो इंट्रावास्कुलर जो वॉल्यूम है ना वेसल्स के अंदर का वो बढ़ जाएगा और प्रेशर भी। तो अनफॉर्चुनेटली फेलिंग हार्ट के साथ इस तरह के कंपनसेटरी इफ़ेक्ट्स जो हैं ये और ज़्यादा पल्मोनरी एडिमा को एग्जेबरेट कर देंगे। अब जैसे और ज़्यादा प्रोग्रेशन होगी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, तो प्री रीनल एजोटीमिया सुपरवीन कर सकता है, विथ इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन होगी नाइट्रोजिनस वेस्ट की, और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। अब जो सिवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें सेरेब्रल जो परफ्यूजन होती है ना ये डिमिनिश हो जाएगी, और ये मैनिफेस्ट होगी कि पेशेंट को याद रखिएगा हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी होगी, जिसमें उसको इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, डिमिनिश्ड कॉग्निशन और रेस्टलेसनेस होगी, जो कि स्टूपर और कोमा की तरफ उसको ले जाएगी। अब ट्रीट हमने कैसे करना है, तो ट्रीटमेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो है टिपिकली फोकस होता है एटलीस्ट इनिशियली जो है हमें अंडरलाइन कॉज को सही करना है। फॉर एग्जांपल अगर वाल्वुलर डिफेक्ट है या फिर उसकी कार्डियक परफ्यूजन ही इनएडिक्वेट है तो उसको सही करना है। इन लिeu ऑफ सच ऑप्शंस जो क्लिनिकल अप्रोच होती है उसमें आ जाता है कि हमने पेशेंट की जो है साल्ट रेस्ट्रिक्शन करनी है या फार्माकोलॉजिक एजेंट्स देने हैं जो कि वेरियसली उसके वॉल्यूम ओवरलोड को कम करें, जैसे हम उसको डायूरेटिक्स देंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि उसकी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी ज़्यादा हो तो हम उसको पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स देंगे, या फिर उसके आफ्टर लोड को कम करने के लिए एड्रीनर्जिक ब्लॉकेट देंगे या इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है ना ये बेनिफिट अपीयर हुए हैं इन द पेशेंट्स, उसको मतलब बेनिफिट किया है उन्होंने नॉट ओनली बाय अपोजिंग द एल्डोस्टेरोन मेडिएटेड सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ऑल्सो ये जो है कार्डियोमायोसाइट की हाइपरट्रॉफी को भी जो है लिमिट करता है, और रीमॉडलिंग ऑफ द हार्ट को जो जिसका मैकेनिज्म जो है इतना अनसर्टेन है, ये डॉक्टर नजीब ने भी हमने थर्ड ईयर में पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था कि ये बेनिफिट होता है एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का, फार्मा में हमने पढ़ा है, ठीक है, रीमॉडलिंग से प्रिवेंट करेंगे। आल्दो कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन जो थेरेपी है यानी एक्सोजेनस स्पेसिंग दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की और कार्डिक कॉन्ट्रैक्टाइलिटी की मॉड्यूलेशन यानी एक्सोजेनस स्टिमुलेशन हमारे कार्डिक मसल की, तो इन्होंने जो है ना रिसेंटली ऑगमेंट कर दिया है कार्डियोलॉजिस्ट आर्मामेंटेरियम को। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये अभी तक सीरियस कॉज ही रहा है ह्यूमन की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का। अच्छा, ये कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी में हम पेस मेकर्स वगैरह रखते हैं एट्रिया पे, वेंट्रिकल्स वगैरह पे, ताकि उसकी जो है कंडक्शन को जो है नॉर्मल किया जा सके, ठीक है, सिंक्रोनसली वो मतलब बीट करे और कंडक्शन हो। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइलिटी मॉड्यूलेशन भी जो है एक डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं, ये हमारे जो राइट वेंट्रिकुलर सेप्टम है इसको जो है नॉन एक्साइटेटरी इम्पल्सेस प्रोवाइड करती है, और इसके नतीजे में मतलब क्या होता है कि हमारे हार्ट की पंपिंग को हम बेटर करते हैं, ठीक है, CCM से। दैट्स इट। अब आ जाए अगले राइट साइडेड हार्ट फेलियर पे। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर यूजुअली जो है ये कॉन्सिक्वेंस होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर का, यानी हार्ट की हमारी जो राइट साइड है वो फेल हो जाती है तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। सिंस एनी प्रेशर इंक्रीज इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन इनएविटेबली प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज्ड बर्डन ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो यानी कह रहा है कि अगर कोई भी प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है हमारी इस पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो ये हमारी बर्डन हमारे इस राइट साइड ऑफ द हार्ट पे जाहिर सी बात है वो बढ़ा देगा। फिर कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है इस राइट साइडेड हार्ट फेलियर के जो होते हैं उसमें वो आ जाते हैं जो कि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से इंड्यूस हुए हों, मतलब वही जिन्होंने लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर करवाया था वही इसकी भी वजूहत बनती हैं, ठीक है। तो आइसोलेटेड जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर ये इनफ्रीक्वेंट होगा, अकेला नहीं होगा, और ये फ्रीक्वेंटली जो है मतलब ये टिपिकली होता है उन पेशेंट्स में जिनको वन वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स हों जो कि अफेक्ट करें लंग्स को, हेंस इसीलिए इसको कहा जाता है कोर पल्मोनेल, ठीक है। बिसाइड्स पैरेनकाइमल लंग डिजीज़ या बिसाइड्स पैरेनकाइमल लंग डिजीज़ जो कोर पल्मोनेल है ये ऑल्सो सेकेंडरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी अराइज कर सकता है जो कि सिर्फ पल्मोनरी वास्कुलेचर को अफेक्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइमरी अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है हमारे लंग्स में, या किसी को रिकरेंट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है हो जाती है, या वो कंडीशन जो कि पल्मोनरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दें जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया,
तो उनकी वजह से भी कोर पल्मोनल हो सकता है। अब जो कॉमन फीचर्स हैं इस तरह के डिसऑर्डर्स के वो हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाना, ये सारी जो भी मैंने डिजीज़ बताई, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी जो हम लंग्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो उसके नतीजे में हमारी जो है हाइपरट्रोफी और डायलिटेशन हो जाएगी इस राइट साइड ऑफ द हार्ट की, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है ना पल्मोनरी में, हाइपरटेंशन हुई है, तो उसकी वजह से राइट साइड ऑफ हार्ट डायलेट भी हो जाएगी, हाइपरट्रोफी भी। अब कोर पल्मोनल में क्या होगा कि मायोकार्डल हाइपरट्रोफी और डायलिटेशन जो है जनरली ये कन्फाइंड होती हैं सिर्फ राइट वेंट्रिकल और एट्रियम तक। आल्दो बल्जिंग जो है वेंट्रिकुलर सेप्टम की टू द लेफ्ट, इसकी लेफ्ट की तरफ, कैन रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट बाय कॉजिंग आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। मेजर जो मॉर्फोलॉजिकल और क्लिनिकल इफेक्ट्स होते हैं प्योर राइट साइडेड हार्ट फेलियर के, वो डिफर करते हैं फ्रॉम दोज ऑफ द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इन दैट के जो इनगोर्जमेंट हुए सिस्टेमिक और हमारे पोर्टल वीनस सिस्टम की, ये टिपिकली प्रोनाउंस्ड होती है, और इसके अलावा पल्मोनरी कंजेशन जो है वो भी इसमें मिनिमल होता है इस राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। ठीक है, जबकि वहाँ पे ये हमने चीज़ें देखी थी कि वहाँ पल्मोनरी कंजेशन हो रही थी लेफ्ट वाले में, जबकि यहाँ पे सिस्टेमिक और जो पोर्टल वीनस सिस्टम है ये टिपिकली इनमें जो है इंगोर्जमेंट मिलेगी। दैट्स इट। अब आ जाए इसकी मॉर्फोलॉजी पे। तो इसमें सबसे पहले लिवर और पोर्टल सिस्टम की बात करें तो लिवर यूजुअली हमें जो है साइज़ में ज़्यादा मिलेगा और वेट में भी, क्योंकि हमने बात की कि इसमें पोर्टल जो है इंगोर्जमेंट हो रही है ना पोर्टल वेंस की, तो कंजेस्टिव हेपेटोमेगेली हो जाएगी, वेट और उसका साइज़ बढ़ जाएगा। अब कट सेक्शन जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा कि हमें पैसिव कंजेशन मिलेगी, पैटर्न जिसको हम कहते हैं नट मैग लिवर, जो कि हम 3rd ईयर में चैप्टर 4 में भी पढ़ के आए हैं। कंजेस्टेड सेंट्री लोबुलर एरियाज मिलेंगे जो कि पेरिफेरल पेलर एरिया के साथ सराउंड हुए होंगे, सेंट्री लोबुलर कंजेस्टेड होंगे, और इसके अलावा नॉन कंजेस्टेड हमें पैरेन्काइमा मिलेगा, वो कंजेस्टेड नहीं होगा। जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी प्रेजेंट होगा तो सेवरल सेंट्रल हाइपोक्सिया जो है, सीवियर सेंट्रल हाइपोक्सिया जो है वो सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस करवा देगी, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं गया लिवर में। ठीक है, इसके साथ साथ साइनोसॉइडल कंजेशन मिलेगी, जो साइनोसॉइड्स हैं वो ब्लड के साथ कंजेस्ट हो जाएंगे।